हेलो गाइस, वेलकम टू लखनऊ एजुकेशन हब। आइए हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नदियाँ की तरफ, जो कि भारत की नदियाँ हैं। ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इससे क्या होता है कि एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही जरूर है। तो आइए हम इसको आज समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि नदियों को पढ़ने के लिए, भारत की जो नदियां हैं उनको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या है कि उनके अध्ययन में आसानी हो सके, उनके बारे में हम जान सके। और क्या है कि कौन सी नदी की क्या खासियत है, उसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, उसके क्या कार्य है, कौन सा डेल्टा बना रही है और कहाँ कहाँ से होकर प्रभावित हो रही है। इन सब चीजों को आज हम इसमें पढ़ते हैं। आइए मैं डायग्राम की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले हमने भारत की नदियां बताई कि भारत की नदियां हमने कितने पार्ट्स में बांट लिया है। तो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। 3 पार्ट्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा कि हिमालय भारत की नदियां, हिमालय नदी तंत्र। सेकंड आ जाएगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। उसके बाद आ जाएगा अंतःस्थलीय नदी तंत्र। यानी कि क्या है कि हिमालय नदी तंत्र में क्या है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उसको क्या किया है कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जो कि क्या है कि एक बड़ी सबसे लंबी होती है। और क्या होता है कि इन्हीं के साथ में और भी जो उत्तर भारत की नदियां हैं या फिर हिमालय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं वो इन्हीं की सहायक नदियां बन जाती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि सिंधु नदी तंत्र बता दिया है कि हिमालय नदी पढ़ने के लिए सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद में गंगा नदी तंत्र आता है, फिर आता है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियां में। ये सबको पता है कि प्रायद्वीपीय नदियां क्या है कि साउथ में बहने वाली नदियां हैं हमारी, और ये भी क्या है कि 2 रूपों में बहती हैं। इनका भी तंत्र जो है बहाव है 2 रूपों में जाता है। एक क्या जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, और दूसरी क्या जाती है पूर्व की तरफ बहने वाली पूर्व नदी तंत्र हो गया। यानी कि ये नदियां क्या है कि पूर्व की तरफ बह रही हैं और ये नदियां क्या है भारत के पश्चिम की ओर बह रही हैं। निकल सब भारत से ही रही, लेकिन क्या है दिशाओं में अंतर है। तो इनमें कौन कौन सी नदी आ गई हमारी, सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी होगी, नर्मदा नदी, फिर आता है ताप्ती नदी, फिर आती है माही नदी और फिर आती है साबरमती नदी। और एक चीज और देखनी है, इसमें ध्यान देने वाली है कि ये नदियां यहाँ से बह करके कहाँ पर जाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां हमारी अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, अरब सागर में। और ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कहाँ पे गिरेंगी जाके, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ये बताइए कि पूरा आपको दे देंगे, मान लीजिए मिलान करने के दे देंगे या फिर पूछ लेंगे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। ये बताइए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है या फिर कौन सी ऐसी नदी है जो कि पूर्व की तरफ बहती है। एक ऑप्शन आपको पूर्व की तरफ का दे देंगे और 3 ऑप्शन क्या करेंगे, पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियों का दे देंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन कौन सी है और पूर्व की तरफ बहने वाली नदी कौन कौन सी है। अंतःस्थलीय नदी तंत्र वो आती है जहां पर क्या होता है कि नदियां अपना जल जो है वो सागर तक नहीं पहुंचा पाती हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल के लिए लूनी नदी लिख दी गई है। तो इतनी चीज उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आ चुकी होंगी कि हमारे हिमालय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां और अंतःस्थलीय नदियां। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात हम आगे समझाते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं कि हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हिमालय की नदियों का डिवाइड हमने किन किन पार्ट्स में किया, 3 पार्ट्स में, सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सिंधु नदी क्या है कि उसकी भी कई 5 सहायक नदियां हैं, तो उससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। और इसकी भी क्या है कि लंबाई भारत में जो है इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर दी गई है। और इसकी क्या है कि बहुत इसकी प्रमुखता है, क्योंकि इसको लेकर के विवाद भी चल रहे हैं। विवाद प्राचीन काल में भी हुआ था जल को लेकर के, इनकी जो सहायक नदियां हैं इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारे विवाद हुए पाकिस्तान और भारत में, उसमें समझौता भी हुआ है। तो इन सब चीजों को हम जानते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि सिंधु नदी जो है कहाँ से कहाँ तक निकलती है, कैसे निकलती है और क्या करती है, इसकी सहायक नदियां इससे कहाँ पर मिलती है। आइए हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। सबसे पहले क्या है, आप लोगों के समझने के लिए मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया है ताकि जो है टाइम टेकिंग ना रहे। आइए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर क्या है, मानसरोवर झील जो तिब्बत में पाई जाती है, मानसरोवर झील है तिब्बत में पाई जाती है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि हमारा एक हिमनद है, बोकरचू हिमनद के नाम से जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि देखिए यहाँ से हमारी
सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है और यहाँ से जाकर के भारत में एंटर करती है, तो उस जगह को किस नाम से जानते हैं? दमचौक नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ से एंटर करते हुए ये ऊपर की तरफ जाती है, फिर सीधा नीचे की ओर आकर के पाकिस्तान से आकर के क्या करती है? यहाँ अरब सागर में आके गिरती है। और यहाँ पर आकर के क्या करती है? अपनी सहायक नदियाँ जो भी हैं बता रहे हैं, इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, उनके साथ मिल करके क्या करती है? जो भी इसके अवशेष होते हैं बहा कर लाती है, तो एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन कहाँ करती है? अरब सागर में करती है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आगे आएगा हिमालय की नदियों में कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा अपना कहाँ बनाती है, किस जगह पे बनता है जाकर के? तो वो बंगाल की तरफ जाकर के बनता है, बंगाल की खाड़ी के पास जाकर के बनता है। और सिंधु नदी क्या करती है? अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर के कहाँ पर डेल्टा बना रही है? अरब सागर में बना रही है। तो एक तरफ से देखा जाए ये पाकिस्तान में जाकर के पहले हमारे यहाँ तिब्बत से निकलती, भारत होकर के कहाँ पे पहुंच जाती है? पाकिस्तान में पहुंच जाती है। और दूसरी चीज क्या है कि इसकी 5 सहायक नदियां हैं, जो कि वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। दूसरी एक नदी यहाँ से निकलती है भारत के स्थान से, झेलम, इसको कहते हैं झेलम नदी से। ये देखिए यहाँ से निकलती हुई आ रही है, यहाँ पर आकर के मिल जा रही है। सबसे पहले इसको समझेंगे कि यहाँ से तिब्बत से निकली सिंधु नदी, यहाँ से आकर के क्या हुआ कि इधर से आकर पाकिस्तान में आकर के अरब सागर में गिर गई। फिर दूसरी क्या हुई? ये रावकस झील से निकली, यही इसी जगह के पास से, ये भी तिब्बत से निकलती है रावकस झील से। ये आकर के क्या हुआ कि भारत के, ये थोड़ा सा ऊपर से निकली उत्तर भारत में, और ये थोड़ा नीचे से आकर के यहाँ तक आई है। उसके बाद में क्या हुआ कि ये दो क्या हुआ कि भारत के बाहर से नदी आई निकली, सिंधु नदी और सतलज नदी क्या हुई कि तिब्बत के पास से निकली, और ये नदियां भारत के बाहर से निकली। बाकी नदियां भारत के अंदर से प्रवाहित हुई, उनकी उत्पत्ति हुई, जैसे कि ये आई यहाँ से निकली। उसके बाद में ये झेलम नदी यहाँ पर आकर के मिल गई। फिर आपकी चिनाब नदी आएगी, ये सब क्या है कि हिमाचल प्रदेश से निकली है और एक जम्मू से निकली है। उसके बाद में यहाँ से किसका उद्भव हुआ? रावी नदी का उद्भव हुआ। फिर ब्यास नदी एक छोटे से स्थान से निकलती है हिमाचल से, ये आकर के डायरेक्ट कहाँ मिल जा रही है? सतलज नदी में आकर के मिल जा रही है। तो देखा जाए ये सारी नदियां आकर के क्या कर रही है? आपस में मिल गई, यहाँ पर मिल गई आपस में। उसके बाद में क्या हो रहा है? थोड़ा आगे आकर के फिर क्या हुई? सतलज नदी में मिल गई यहाँ पर। फिर क्या हुआ? ये सारी नदियां आकर के किस नदी से मिल गई? सिंधु नदी से मिल गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे सहायक जितनी नदियां हैं बह करके आई, यहाँ से आकर के बह के आई, फिर ये सब आपस में क्या हुई कि मिल गई, यहाँ सहायक नदी हो गई, यहाँ पर भी एक दूसरे की सहायक हो गई। फिर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? सिंधु नदी की हो गई। अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्यास नदी जो छोटे से, ज्यादा इसकी लंबाई नहीं है, छोटे उससे निकली, और उसके बाद में क्या हुआ? सतलज नदी से आकर के यहाँ पे पंजाब के पास मिल जाती है, ये रहा। और यहाँ पर एक बांध का निर्माण कर दिया गया सतलज नदी के ऊपर, बोला गया यहाँ पे दोनों का जब दोनों आपस में मिली तो उसमें बांध का निर्माण किया गया, जिसको किस नाम से जाना गया? हरिके बांध के नाम से जाना गया। हरिके बांध नाम रख दिया गया है। और यहाँ से क्या हुआ कि एक नहर का निर्माण कर दिया गया है, तो उस नहर का नाम होकर दिया गया है इंदिरा गांधी नहर। ये एक विशाल नहर है, इसका भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये बताइए कि सतलज और ब्यास नदी के मिलने से कौन से बांध का निर्माण हुआ? तो हरिके बांध। और कौन सी नदी का उद्गम हुआ वहां से? तो आपका आ जाएगा इंदिरा गांधी नहर। फिर यहाँ पर आकर के कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं कि भारत के बाहर आकर के इसने क्या किया कि ये जो यहाँ पे संगम हुआ, जितनी नदियां हुई यहाँ पे, जब इनका ये सहायक नदियां आपस में मिली तो इसको भी एक नाम दिया गया, जिसे क्या बोला गया? मिठानकोट, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। अब ये है कि पठानकोट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है मिठानकोट और पठानकोट में। पठानकोट हमारे भारत में है, मिठानकोट हमारे पाकिस्तान में है। अब क्या हुआ कि ये जब नदी यहाँ पर आई, अपने अवशेष लेकर के आई, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर डेल्टा का निर्माण किया अरब सागर में, और यहीं पर ये डेल्टा का जब निर्माण किया है तो वो एक स्थान, एक शहर पड़ता है उसी के पास में, उस शहर का नाम है कराची शहर। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ये बताइए कि सिंधु नदी अपनी सहायक नदियों के साथ में जब आती है और डेल्टा का निर्माण करती है तो कौन से शहर के पास में जो है वो डेल्टा बनता है? तो वो कराची शहर होगा अपना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होंगी।
और ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके आगे हम आपको और समझाएंगे। और एक चीज और है कि ये हमने लिखा है कि सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर से इसकी लंबाई है, और दूसरा क्या है सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है। यानी कि भारत में हमारी 1114 किलोमीटर की ये बह रही है, उसके अलावा 2880 इसकी पूरी टोटल लंबाई है तिब्बत से लेकर के पाकिस्तान तक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे हम बढ़ते हैं। सिंधु नदी के बारे में हमने पढ़ लिया कि सिंधु नदी कहाँ से कहाँ तक निकल रही है, कहाँ पे जाके डेल्टा बना रही है, और उसके साथ में जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब क्या है कि क्वेश्चंस कहाँ से निकलते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हर एक नदी जो भी सिंधु नदी है और उसके साथ में जो 5 उसकी सहायक नदियां हैं तो उनकी आपस में उनकी भी अपनी विशेषता है, तो उनसे भी क्वेश्चंस जो है बनते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपने ये चीज अच्छे से पढ़ ली तो इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो हर चीज हर एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे और उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ये पूछ लेते हैं कि ये जो हमारी इसकी सिंधु नदी की पंच नदियां हैं, पंचतंत्र नाम दे दिया सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको क्या किया गया कि पंचतंत्र नदी का नाम दे दिया गया है। तो इनके क्या करते हैं कि प्राचीन नाम पूछ लेते हैं कि बताइए इनका प्राचीन नाम क्या था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और क्या कर लेते हैं कभी कभी सुमेलित करने के लिए आ जाते हैं। मैच करिए कि ये इधर नदी के नाम दे देंगे जो आधुनिक नाम है और इधर प्राचीन नाम दे देंगे, तो उनको क्या है कि सही मिलान करके आपको आंसर देना होता है। तो सिंधु नदी का नाम तो सिंधु नदी ही था, बस इसको इंग्लिश में जो है इंडस बोल देते हैं, तो इसको सिंधु या फिर इंडस के नाम से जानते हैं हम। उसके बाद भी क्या है कि इसकी क्या हुआ कि 5 सहायक नदियां हैं जो कि हम इससे पहले आपको ड्रॉ करके बता चुके हैं। अब क्या है सबसे पहले क्या आएगा झेलम नदी। झेलम नदी का जो है प्राचीन नाम क्या है विस्तृता नदी। और दूसरी चीज चिनाब नदी का क्या नाम था अश्विनी नदी। रावी नदी आती है, थर्ड आपकी आती है पुरुषोड़ी नदी। व्यास नदी का नाम आता है विपाशा नदी, उनका तो नाम याद ही रहेगा, हमारी बॉलीवुड में जानी मानी अभिनेत्री में बहुत उपलब्धियां उन्होंने भी प्राप्त की हैं। उसके बाद में क्या आता है लास्ट आता है सतलज नदी, इनका नाम क्या है शत्रुद्री नदी। एक चीज और इसमें ध्यान देना पड़ता है कि ये सारे सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि इन नदियों का जो है सीक्वेंस बताइए कि कौन सी नदी किस नंबर पर आती है। तो इसको भी जो है हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं क्योंकि नदी का हमने आपको बता दिया स्ट्रक्चर कि यहाँ से नदी निकल रही, कौन सी किसकी सहायक नदियां हैं और कौन सी नदी किसके साथ मिल रही है। तो इसमें क्या है कि इसका आप जो है सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करेंगे, जिस सीक्वेंस में बताया गया है इसी के हिसाब से चलेंगे। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, आगे की चीजें हम और बताते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी और जो सिंधु नदियां थी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से निकलती, इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ से, उत्पत्ति स्रोत कहाँ है और कहाँ से नदियां निकलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, मानसरोवर झील से। कहाँ से, भारत के बाहर यानी कि तिब्बत। उसके बाद में झेलम नदी आती है, ये कहाँ से निकलती, शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से। उसके बाद में आता है चिनाब नदी, ये निकलती है बारालाचा दर्रा, ये कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बताइए कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल और बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ता है। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। उसके बाद में रावी नदी, ये भी कहाँ से, रोहतांग दर्रा से। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। व्यास नदी, व्यास कुंड से, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में लास्ट आता है आपका सतलज नदी, कहाँ, राकस झील, तिब्बत। अभी हमने बताया भी ड्रॉ करके आपको कि तिब्बत से कौन सी 2 नदी हमारी निकली, एक सिंधु नदी और दूसरी सतलज नदी। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में वो कौन सी नदी है जो जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। तो आप लोग बताएंगे झेलम नदी, सिर्फ यही जम्मू और कश्मीर से निकलती, बाकी 3 आपकी देख लीजिए ये हिमाचल प्रदेश से। कंफ्यूजन यहीं पर होती है कि हमें लगता है कि ये सारी नदियां भी जो हैं कि जो भी हैं ये सारी नदियां भी कहाँ से निकलेंगी, जम्मू से ही निकलेंगी, जम्मू एंड कश्मीर से। तो आपकी 3 नदियां, ये जो 3 नदियां हैं ये कहाँ से निकल रही हैं, हिमाचल प्रदेश से। चीजें अच्छे से देख लीजिएगा, चिनाब, रावी, व्यास आपकी हिमाचल प्रदेश से है। केवल एक नदी ऐसी है जो कि कहाँ से निकल रही है,
जम्मू एंड कश्मीर से 2 नदियां क्या हैं हमारी सिंधु नदी तंत्र में, कि तिब्बत से निकल रही है, यानी कि भारत के बाहर से निकल रही हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आगे का जो है कि इन नदियों के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है और इनकी क्या विशेषताएं हैं वो हम आगे आपको बताते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी ये नदियां बताई हैं 5 पंचतंत्र सिंधु नदी के, तो उन नदियों पर क्या है कि विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं बनाई गई हैं सुविधाओं के लिए। तो उन परियोजनाओं के नाम पूछे जाते हैं कि बताइए ये परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई, कौन सी नदी पर स्थापित किया गया है, तो उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में जितनी परियोजनाएं बनाई गई हैं नदियों पर, उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्या आता है, निम्नो बजागो परियोजना कौन सी नदी पर है, सिंधु नदी पर है। उसके बाद में तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ये सारी कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। फिर किशन गंगा परियोजना आती है किशन गंगा नदी पर, और इसकी एक चीज और है कि इसको नीलम नदी से जानते भी है। और कहाँ पे इसका नीलम नदी नाम पड़ता है, पाकिस्तान में पहुंच करके, जब ये पाकिस्तान पहुंच जाती है। फिर आता है उरी परियोजना, ये झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है, और सलन परियोजना भी चिनाब नदी पर है। तो ये सारी नदियां जितनी हैं आपकी यहाँ से यहाँ तक की कौन सी नदी परियोजना पर है, कौन से स्टेट में आती हैं, जम्मू और कश्मीर वाले में आती हैं। उसके बाद में कुछ परियोजनाएं इन्हीं नदियों पर बनाई गई हैं जो कि क्या है कि हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें 2 ही परियोजनाएं हैं हिमाचल परियोजना में। चमेरा परियोजना रावी नदी पर है, पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है। ये आगे आपके हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। उसके बाद में आती पंजाब में जो परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो पंजाब में क्या है, थीन बांध आपका आता है, रावी नदी पर आता है। उसके बाद में यहाँ से क्या होता है कि रावी नदी से थीन बांध से देखिए ये क्या करती है, जम्मू और कश्मीर के बीच में जो सीमा बनती है, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के बीच की जो सीमा बनती है वो इसी नदी के कारण बनाया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जो कि बांध का नाम है महाराजा रणजीत सिंह बांध। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं कि बताइए कि जम्मू और कश्मीर पंजाब की सीमा कौन से बांध से अलग बनती है, तो आपका थीन बांध हो जाएगा। फिर आपका आता है भाखड़ा नागर बांध, ये हिमाचल प्रदेश में है, और नागर बांध आपका आता है पंजाब में। तो क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि झील निकलती है नागर से, जलाशय होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, गोविंद सागर झील, जो कि हमारी कहाँ आती है, हिमाचल प्रदेश में आती है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप लोग के समझ में आई होंगी। यही इंपॉर्टेंस इसकी परियोजनाएं हैं जितनी नदियां हैं, और क्वेश्चंस यहीं से पूछेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िए, और हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे की कुछ इन नदियों की विशेषताएं हैं उसको भी हम बता देते हैं, फिर टॉपिक का अंत करते हैं। आइए इसके आगे हम ये समझते हैं कि सिंधु जल समझौता। जैसा कि इसके पहले हम बताए हैं कि सिंधु नदी तिब्बत से निकल रही है और कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है। तो आप लोग एक बार बताइए कि पाकिस्तान का भारत का क्या है, 36 का आंकड़ा है। हमारी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो देखिए क्या करते हैं कि अगर नाली पे विवाद हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, नाली का पानी रोकने की कोशिश करते हैं, ये आम बात है। तो उसके बाद में क्या है कि इसमें क्या है कि ये सारी नदियां तो बह रही हैं, और नदियों से काफी चीजें जो होती हैं हमारी जो भी उपयोगी होती हैं, जैसे का अवशेष हो गया बहा के ले जा रही हैं, और भी कई चीजें रहेंगी कि जल से जो है किसान जो सिंचाई करते हैं और फसल भी अच्छी उगाते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या है कि विवाद रहा कि इसका जल हम लेंगे, इसका जल हम लेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि 1960 में जो है 1960 में है एक समझौता हुआ जिसको नाम दिया गया सिंधु जल समझौता। तो इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं, जैसे कि ये हो गई आपकी सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, और उसके बाद में ये 3 नदियां हो गई। इनमें जो है क्या किया गया कि एक समझौता कर दिया गया। तो इसमें एक चीज ये हुई कि इसका जो है 80% जल जो है कौन रखेगा, पाकिस्तान रखेगा, और उसके बाद में 20% जल कौन रखेगा, भारत रखेगा। ऊपर की नदियां जो भी हैं 80% जल पाकिस्तान के पास होगा, 20% जल भारत के पास होगा। उसके बाद में क्या है, इसमें क्या है, ये चीज उल्टा हो गई है कि 20% जल
पाकिस्तान के पास जाएगा और 80% यानी कि 80% जल जो है भारत के पास रहेगा। देखिए सतलज नदी जो है वहाँ पंजाब से होकर के निकलती है और वहीं पे बांध बनाया गया है। ये सब क्या है, सिंचाई करने का एक अच्छा साधन है। ये सिंचाई करने का अच्छा साधन है, इसी वजह से जल विवाद भी रहा और इसमें विवाद चलता ही रहा है, चल ही रहा है। तो इसीलिए क्या किया गया कि इसमें समझौता कर दिया गया है कि इतने परसेंट जल ये देश रखेगा और ये वाला ये देश रखेगा। तो इससे भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि ये बताइए कि 20% जल जो है भारत रख रहा है वो किन नदियों का रख रहा है, या फिर पाकिस्तान जितना जल हमारे देश से ले रहा है कि जो इन नदियों से ले रहा है तो कितने % ले रहा है। तो इनके बारे में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की चीज में आगे बताती हूँ आपको। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जो भी हमारी नदियां थी उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। और एक चीज की ये नदियां अलग अलग क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, तो वहां पर क्या है कि उनका एक जो भी नाम है तो दूसरा नाम परिवर्तित करके उसके कई नाम दे दिए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और क्या है कि यहाँ पे इन नदियों के किनारे जो भी प्रमुख शहर बसे हुए हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आइए इनकी विशेषताओं के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के गुजरती है। तो लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के सिंधु नदी गुजरती है। और दूसरी चीज आपसे ये पूछा जाता है कि लेह शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका सिंधु नदी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेह शहर कहाँ पे किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद में क्या है कि सिंधु नदी एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है जिसको महाखंड के नाम से भी जानते हैं। फिर हम आते हैं झेलम नदी में। अब झेलम नदी कौन सी नदी घाटी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, यानी कि कश्मीर घाटी का करती है। उसके बाद में क्या है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील का भी निर्माण कहाँ से होता है, झेलम नदी से, यानी कि कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। ये भी क्वेश्चन आता है। तो कहाँ पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में। और दूसरी बात याद आता है कि झेलम नदी पाक और भारत की सीमा को भी बनाती है। तो ये सारी जो विशेषताएं इसकी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा, कहीं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपका आता है चिनाब नदी। ये कौन सी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपकी सिंधु घाटी घाटी निकल जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता घाटी बहुत फेमस रही है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार घाटी निकल जाता है। तो क्या है, सहायक नदी किसकी है सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब नदी के बारे में एक चीज और कहते हैं कि इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। जब भी हिमाचल प्रदेश में रहती है तो इसको चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग क्षेत्र में क्या है कि इनके जो है नाम भी परिवर्तित रहते हैं। उसके बाद आपको आता है रावी नदी। रावी नदी क्या कर रहा है कि लाहौर पार्क के रावी नदी के तट पर स्थित है, बनाता है। उसके बाद में क्या है कि इसकी एक जो है क्षेत्रीय नदी है, जो कि जम्मू की क्षेत्रीय नदी है तवी नदी। ये क्या है, रावी नदी की बहुत सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर क्या आता है, ब्यास नदी। ये भी क्या करती है, कुल्लू घाटी और गहरे गॉर्ज का नैना देवी गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। सबसे पहले कुल्लू घाटी का निर्माण करती है, फिर क्या करती है, गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। और गॉर्ज का होता किस तरह से है, मान लीजिए ये पर्वत श्रेणियां हैं आपकी, ये है और ये नदी बह रही है, और इसी में क्या है कि बहाव के कारण जो है जब ये स्थान बढ़ता जाता है तो इसी को कहते हैं गॉर्ज का निर्माण हुआ। उसके बाद में क्या है, सतलज नदी। सतलज नदी क्या है कि ये सिप्पिला दर्रा से प्रवेश करती है। आपसे दर्रा पूछ लिया जाता है कि सिप्पिला दर्रा कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है। सिप्पिला दर्रा बहुत पूछा जाता है, तो इसके नाम से हमें लगता है जम्मू में होगा, कश्मीर में होगा, जो भी, लेकिन ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, सिप्पिला दर्रा कहाँ पर है। ये सिप्पिला दर्रा से क्या करती है कि भारत में प्रवेश करती है, जो कि कहाँ से बहती है, तिब्बत से बहती है। और इसमें क्या आता है कि ये पंजाब से बहते हुए कहाँ पर जाती है, पाकिस्तान में जाती है। तो इतनी इसकी विशेषताएं हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र से, वहां से अगर आपने पढ़ लिया, मेरी जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस कहीं से नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चंस कोई भी आप एग्जाम दीजिए,
इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके आगे का हिमालय नदियाँ जो भी बच रही हमारी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।